तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला परीक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है प्रबंधकीय कौशल, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम में 45 नंबर का आने वाला है और सबसे ज़्यादा समस्या का जो विषय है वो यही बना हुआ है। लेकिन इस तरह से हम इसको सॉल्व कराए हैं अभी तक कि आप बढ़िया से प्रबंधकीय कौशल को कंप्लीट कर सकते हैं, मैनेजमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, बाकी जितनी वीडियो करा रखी है हमने, लगभग 9 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट का हम करा चुके हैं। तो आप चैनल के अंदर देखिएगा, वहाँ पर महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियो एक साथ में मिल जाएंगे। तो आप वो सारे वीडियो भी देख लीजिएगा। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आ गए हैं, जो प्रबंधकीय कौशल यानी मैनेजमेंट का आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद में 21 तारीख से आपकी कंटिन्यू मिनी मॉक टेस्ट चालू होने वाले हैं, जिसमें एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको कवर करेंगे। और ये जो आपकी मिनी मॉक टेस्ट है वो 28 तारीख तक लगातार चलने वाली हैं। 28 से हो सकता है आपका एग्जाम स्टार्ट हो भी और ना भी हो, अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। ठीक है, अगर कल परसों में एडमिट कार्ड आ गए तो आपका 28 तारीख से होगा, लेकिन अगर मान लीजिए 23-24 के बाद एडमिट कार्ड आते हैं तो आपका 2-4 दिन जो है एग्जाम आगे बढ़ सकता है। वो जल्दी पता चल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम जो तैयारी करेंगे वो 28 फरवरी को ही टारगेट करके हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जिन लोगों की अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है और जो लोग भी हैं जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, भाई जो सीरियस हैं, उन लोगों को क्या क्या करना है आगे और किस तरह से मिनी मॉक टेस्ट पर काम होने वाला है, किस तरह से मैराथन क्लासेज आपकी चलने वाली हैं बेहतरीन तैयारी के लिए, वो सब आगे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, उनका सिलेबस भी कंप्लीट है, लेकिन अभी भी टेस्ट में वो 130-135 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उन लोगों को पूरे के पूरे 10 प्रैक्टिस सेट मंगवा लेने हैं। 10-10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के मात्र 129 रुपये में मिल रहे हैं। और जिन लोगों ने पहले PDF ले रखी है उनको मात्र 49 रुपये में ये प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, थ्योरी केवल कंप्लीट करना चाहते हैं, वो लोग मात्र 128 रुपये में कंप्लीट थ्योरी चारों सब्जेक्ट की और एक एक प्रैक्टिस सेट मंगवा सकते हैं। उससे उनका थ्योरी और प्रैक्टिस सेट भी कवर हो जाएगा। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं, अब ऐसे मुंह उठा के तो मत चले जाइए, तैयारी करके जाइए। अगर अभी भी आप लोगों की तैयारी नहीं हुई है तो 7 से 8 घंटे अगर अभी भी आप पढ़ते हैं तो अभी भी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों नोट्स आप एक साथ मंगवा लीजिए मात्र 199 रुपये में। और 7-7 घंटे अगर अभी भी आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अभी भी हो सकती है। और देखिए, किस्मत भी उसका साथ देती है जो खुद का साथ स्वयं देता है। थोड़ा बहुत पढ़ करके जाएंगे तभी तो एग्जाम देने जाएंगे। अब भगवान भरोसे जाएंगे तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। प्योर भगवान भरोसे नहीं जाना है, थोड़ी बहुत तैयारी करके आपको जाना है। ठीक है, तभी आपका भाग्य भी काम करेगा। तो जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है लेकिन अब चाहते हैं हमारा जो है थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, तो उसके लिए आप थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों के PDF नोट्स मंगवा लीजिए मात्र 199 रुपये में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो सेट है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए भी, और जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। तो कम से कम 10-10 प्रैक्टिस सेट तो आप मंगवा ही लीजिए। अब चलिए, अब जिन लोगों को हमने प्रैक्टिस करवा दी है, अब उनके लिए क्या है, उनके लिए आगे मिनी मॉक टेस्ट आने वाली हैं। मिनी मॉक टेस्ट आपकी 28 तारीख तक चलेंगी। साथ ही साथ में टॉप 100 की PDF भी आपकी दी जाएगी और टॉप 100 की आपका क्लास भी चलने वाली। ठीक है, कल हम कंप्यूटर की टॉप 100 लेकर के आने वाले हैं। अब एक दिन में 2 से 3 क्लास कराने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, एक क्लास आपकी शाम को होगी और एक जो दोपहर में 12 बजे होती है वो तो होगी। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस सेट कैसे मंगवाने हैं या फिर ये PDF कैसे मंगवानी है, आपको यहाँ पर स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी पर आप 199 या फिर 129, 199 या 128 जो भी आप चाहते हैं उसका पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस WhatsApp नंबर 7052547033 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, समय बचा नहीं है। अभी भी आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन 660 सीटों में से एक सीट अपनी करना चाहते हैं, तो अभी भी आप ये काम कर सकते हैं। अभी भी जब जागो तभी सवेरा भाई, लेकिन अभी थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले आपने ली होती तो कम मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अगर मेहनत से पीछे हो जाएंगे ना तो फिर आगे पछताना पड़ेगा। फिर पता नहीं है कब वैकेंसी आने वाली, कोई भरोसा नहीं। ठीक है ना, आ गई है तो बाजी मार लो। ठीक है, तो कैसे आपको नोट्स मंगाना सब कुछ बता दिया। अब चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के लिए किया गया था। मतलब कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसका काम क्या था, जिसका लक्ष्य क्या था कि मुद्रास्फीति का मतलब जानते हैं, मुद्रास्फीति का अर्थ है महंगाई को कंट्रोल करना और
आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना, यानी कि पहले क्या होता था, आर्थिक स्थिति अपनी बहुत एकदम से बहुत डाउन हो जाती थी, फिर उठ जाती थी, फिर एकदम बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, फिर थोड़ी सी उठ गई। तो इस आर्थिक स्थिति को स्थिरता लाना कि एक समान रहे, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति होनी चाहिए उस पर रहे। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य था कि हम जो है महंगाई को भी नियंत्रण में ला लें और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाएं? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना? आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य था कि हमको मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रण में लाना है और अपनी आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना है कि एक हमारी स्थिति बनी रहे, ना तो हम बहुत ज़्यादा नीचे जाएं और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर जाएं, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा गरीबी होनी चाहिए। ये स्थिति किस एक योजना का लक्ष्य था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है? अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसे ही आपके सामने आ गया शहरी समुदाय, तो तुरंत आप शहर वाले लोगों की तरफ जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पहले बहुत अच्छा मित्र था, ठीक है ना, जो आपके साथ गांव में रहता था, आप लोग अच्छे से बातचीत करते थे, खूब अच्छे से रहते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। लेकिन अब ये आपका मित्र ना, अब ये मित्र आपका चला गया शहर, ठीक है। अब उसके अंदर कौन से गुण आ जाएंगे, वो आप अगर अपने दिमाग पे ला लेंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व कर जाएंगे। हमने कई बार आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हो उसको आपको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि जो शहर में लोग रहते हैं तो कौन सी विशेषता शहर के लोगों की नहीं होती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए, जटिल जीवन, भैया जीवन तो बहुत जटिल होता है शहर के लोगों का। हम ही इंदौर में रह रहे हैं, बड़ी समस्या होती है यहाँ, ठीक है ना। कभी पानी नहीं आ रहा है मान लीजिए, या फिर कोई भी समस्या, मतलब महंगाई भी बहुत है यहाँ पर। तो जटिल जीवन ये तो होता ही होता है। भौतिकतावादी बहुत होते हैं शहर के लोग। भैया आईफोन चाहिए, पैसा बेशक नहीं हो खाने के लिए, लेकिन आईफोन चाहिए। पापा कैसे पैसा भेज रहे हैं वो तुमको नहीं पता है, लेकिन तुमको आईफोन चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत गलत आदत है, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी वो भौतिकतावादी भी होते हैं। उसके बाद में ग्लैमरस जीवन, हाँ भैया ग्लैमरस जीवन तो होना चाहिए, मतलब कि आईफोन लगा रहे बगल में बढ़िया और बुलेट पे चल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें शहर के लोगों में पाई जाती हैं, ठीक है। अब कोई शहर वाला बुरा नहीं मानेगा, जो रियलिटी है वो हमने आपको बता दी है, आप खुद भी जान रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन पूछा कौन सी चीज़ नहीं होती, तो आमने सामने का रिश्ता शहर के लोगों में नहीं होता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि सारे के शहर के लोगों में, ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, जैसे आप मुंबई में चले जाइए, लोग फ्लैट पे रह रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता भैया उनके बगल वाले फ्लैट में कौन रहा है, उनके बगल में कौन रह रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अपना आए ऑफिस गए, शाम को आए ऑफिस गए, फिर शाम को आए, यही उनका काम रहता है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ शहर के लोगों में नहीं होती है, यानी कि आमने सामने का रिश्ता उनके बीच में नहीं रहता है, वो उनको किसी बगल वाले से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि गांव में क्या होता है, बगल वाले घर में क्या हो गया, कोई समस्या होगी तो गांव से तुरंत के तुरंत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई बीमार हो गया ना, तो भैया गांव में बहुत एकता होती है। कोई बीमार हो गया तो तुरंत सारे लोग उसके सुख दुख में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता, कब किसने शादी कर ली, किसकी पार्टी हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये आमने सामने का जो रिश्ता है वो शहर के लोगों में नहीं होता है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, सारे शहर के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुंबई जैसे जो शहर होते हैं, बहुत बड़े बड़े शहर, उनमें ऐसा होता है, लोगों को जो है अगल बगल के लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए, समझाने के लिए हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। नहीं, ये जो ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपकी जो ये स्माइल है ना, इस स्माइल को इस तरह से कर देगा क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको कहते हैं प्रबंधन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? मौखिक संचार का मतलब समझ रहे हैं, यानी आप यहाँ पर हैं, सामने आपका दोस्त है या फिर जो भी है, दोस्ती जो भी है, आप मौखिक संचार का अर्थ है कि आमने सामने आप बात कर रहे हैं, इसको हम मौखिक संचार कहते हैं, जो मुंह के द्वारा किया जाता है। कौन सा इसमें से मौखिक संचार का उदाहरण नहीं होगा? लेखन, इंटरव्यू, शब्द, टेलीफोन। अब सही आंसर देख लें, फिर आपको समझाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। लेखन जो है वो मौखिक संचार का उदाहरण नहीं रहेगा। लेखन का मतलब यह है कि आप यहाँ बैठे हैं, आपका दोस्त यहाँ पर बैठा है, अब क्या आप अपने दोस्त से बात लिख करके करेंगे कि भाई एक डायरी में लिख दिया, इसको दे दिया, फिर उसने एक डायरी में लिख दिया, आपको दे दिया, तो इसको हम मौखिक संचार के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेखन जो है, जो राइटिंग है, वो मौखिक संचार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। समाज की आधारभूत इकाई क्या होती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। समूह, समुदाय, परिवार या फिर आस पड़ोस। तो समाज की आधारभूत इकाई क्या है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो परिवार है, वो परिवार समाज की आधारभूत इकाई होता है। यानी ये जो समाज बना है ना, ये सारे परिवारों से ही मिलकर के बना है। अगर ये परिवार नहीं होते तो ये समाज का निर्माण ही नहीं होता। तो आधारभूत का मतलब होता है जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह परिवार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन की विशेषता नहीं है? इस नहीं शब्द पर जरूर गौर कीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। अगर नहीं दिया है तो कैसे करना है, ये आपको हम आगे बताने वाले हैं।
तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रबंधन की विशेषता नहीं है। प्रबंधन एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल है। प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। प्रबंधन एक कठोर प्रक्रिया नहीं, प्रबंधन कठोर प्रक्रिया नहीं है। यह एक सामूहिक प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। कठोर प्रक्रिया का अर्थ होता है कि आप किसी पर फोर्सफुली कोई काम नहीं करा सकते हैं। अगर आपने कोई कमेटी बनाई है तो आप फोर्सफुली उस पर रूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप उस पर रूल करेंगे तो ये प्रबंधन के खिलाफ होगा और आपकी जो कमेटी है वो बहुत जल्द ही बिखर जाएगी। हर जगह देखा गया, अगर कोई एक मतलब रूल करता है किसी के ऊपर तो वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो। रूल वाला काम अब एक मतलब लंबे दिनों तक नहीं चलता है, ठीक है। तो प्रबंधन का अर्थ है कि सब लोगों को एक साथ मिलाकर के ले चलना, यानी कि प्रबंधन एक कठोर प्रक्रिया नहीं है। और आपसे यही पूछा था कि कौन सा प्रबंधन की विशेषता नहीं है, तो प्रबंधन एक कठोर प्रक्रिया है, यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा गया था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी स्थान की जनसंख्या में बदलाव तय करने वाला कारक कौन सा होता है। कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी स्थान की जनसंख्या में चेंज ला सकते हैं। चलिए देख लेते हैं चारों ऑप्शन, पलायन, मृत्यु दर, जन्म दर या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखिए फिर समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीज़ें हैं जो जनसंख्या में परिवर्तन ला सकती हैं। जैसे आपके गांव की जनसंख्या कुछ समय पहले 100 थी, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश जो बुजुर्ग लोग थे वो एक आध दो लोग निकल लिए, ठीक है। तो जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा, बिल्कुल प्रभाव पड़ा। 100 से जनसंख्या 98 हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने पलायन कर लिया अपनी नौकरी की तलाश में, वो शहर में चले आए। तो मान लीजिए 10 लोग चले गए तो 88 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में जन्म दर, यानी कि कुछ बच्चों का जन्म भी हुआ। मान लीजिए 10 लोगों का जन्म हुआ, 98 हो गई, 96 हो गई, यानी कि लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो जनसंख्या में जो बदलाव है वो इन सब पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका फैक्ट वाला प्रश्न है, देख लीजिए। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं। पीटर जॉनसन, जीन पियाजे, मैक्स वेबर या फिर हेनरी फेयोल। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेलर का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी जो टेलर महोदय हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। श्रम संबंध बढ़ाएं, लागत में कमी लाना, उत्पादकता में सुधार या फिर इनमें से कोई नहीं। टेलर महोदय का प्रश्न पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन में सुधार लाने के लिए टेलर महोदय ने बहुत सारे नियम बनाए थे, यानी कि किसी चीज़ के उत्पादन में किस तरह हमको सुधार लाना है, किस तरह उसको बढ़ाना है, इन सारे चीज़ों के ऊपर टेलर महोदय ने बहुत सारे नियम वगैरह बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समय अध्ययन का क्या उद्देश्य। अगर हम समय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो टेलर महोदय का मुख्य उद्देश्य था उत्पादकता में सुधार करना, ठीक है। तो उत्पादकता में सुधार करने के लिए टेलर महोदय ने योजनाएं बनाई थी। चलिए फैक्ट वाला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समय का अध्ययन जो करते हैं तो समय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उचित दिनों में काम का निर्धारण, विशेषण लागत के लिए निर्धारण, या फिर ऑप्शन सी है समय पर भुगतान के लिए निर्धारण, या ऑप्शन डी है देखने का निर्धारण। अब चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि उचित दिनों में काम का निर्धारण। अगर हम किसी चीज़ का प्रबंधन कर रहे हैं, स्पेशली किसी समय का, तो समय का प्रबंधन किस लिए करते हैं। मान लीजिए हमने बोला कि भैया देखो ये एक खेत है जिसमें हमको जुताई करवाना है और इसमें फसल बोना है। अब ये जुताई का काम हमको मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिनों में कर लेना है, ठीक है। तो हमने समय का प्रबंधन किया ना, तो उचित दिनों में काम का निर्धारण करने के लिए हम समय अध्ययन जो है करते हैं। इतने दिनों में ये चीज़ तैयार हो जाएगी, ये फसल है, ये अरहर की फसल है, ये इतने दिनों में हो जाएगी, ये आलू की फसल है, ये इतने दिनों में हो जाएगी। तो उस दिनों का निर्धारण करने के लिए हमें समय अध्ययन करना पड़ता है। चाहे आप खेती कृषि की बात कर रहे हो या फिर आप किसी ऑफिस की बात कर रहे हो, जहाँ पर समय का प्रबंधन करना पड़ता है कि ये वाला काम जो है, ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो इतने दिनों में हो जाना चाहिए। इसके लिए समय अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो उचित दिनों का निर्धारण करने के लिए समय अध्ययन करना पड़ता है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। बाकी आपको बता दें MPSI 2025 के नोट्स तैयार हो चुके हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं। MP टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। MP आबकारी आपको पता है एग्जाम डेट आ चुकी है, फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं, इसके भी आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप मंगवा सकते हैं। MP पुलिस और जेल वन रक्षक, अगर कोई आपका बड़ा भाई बहन या फिर छोटा भाई बहन इन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसको ये व्हाट्सएप नंबर दे करके उनको जरूर बताइएगा कि आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, समूह में तनाव से मुकाबला करने के लिए नेता या नेतृत्वकर्ता के पास क्या चीज़ होनी चाहिए। यानी कि एक जो नेता है, अब यहाँ पर तुरंत आप अपने आप को नेता बना लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप उस समूह के लीडर हैं, अब आपके दिमाग में बहुत सारा तनाव है, ठीक है। अब इससे मुकाबला करने के लिए इनमें से कौन सा गुण आपके पास में होना चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ शरीर,
स्वस्थ संबंध या फिर उपरोक्त सभी। अब चलिए आंसर देखते हैं, फिर समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप एक नेता के तौर पर काम कर रहे हैं और आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ऐसे में क्या है, आप शांति ढूँढते हैं, ठीक है ना? आप कहेंगे ना, यार कुछ ऐसा वातावरण मिल जाए कि हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, फूल वाले कुछ स्थान मिल जाएँ, कुछ बगीचे-वगीचे में चले जाते हैं जिससे कि टेंशन कम हो जाए, म्यूज़िक सुनने लगते हैं जिससे कि टेंशन कम हो जाए, ठीक है? तो आप एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं जो आपको अपनी टेंशन से मुक्ति दिला सके, यानी कि स्वस्थ पर्यावरण का आप जो है खोज करते हैं। स्वस्थ शरीर, शरीर का भी स्वस्थ होना आवश्यक है। आप पता चला कि आपको टेंशन झेलने की आदत ही नहीं है, आपने कभी टेंशन झेला नहीं है और ज़रा सी टेंशन पड़ा तो पता चला ब्रेन हेमरेज ही हो गया, ठीक है? या कोई समस्या ही आ गई, आप एकदम कह सकते हैं कि उसमें चले गए, डिप्रेशन में चले गए। तो शरीर भी आपका स्वस्थ होना चाहिए और लोगों से स्वस्थ संबंध भी होने चाहिए। मान लीजिए आप किसी तनाव की स्थिति में हैं, तो आपके पास में कोई एक मित्र ऐसा होने चाहिए जिससे कि आप अपनी बातें उसको शेयर कर सकें और वो आपको उसका सॉल्यूशन भी बता सके, ठीक है? तो एक मित्र ऐसा आपको ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है? या फिर कोई आपकी बड़ी बहन हो, छोटा भाई हो, तो एक ना एक रिश्ता आपके पास में ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप सारी चीज़ें अपनी उससे बता सकें, उसको उससे अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकें, ठीक है ना? तो स्वस्थ संबंध भी होना आवश्यक है, यानी कि ये सारी चीज़ें उस अगर नेतृत्वकर्ता के पास में होंगी, तो वो जो है उस तनाव को आसानी से झेल जाएगा। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, प्रशंसा का रूप क्या है? अब प्रशंसा तो हर किसी को चाहिए, ठीक है? तो प्रशंसा से मिलता क्या है? मान लीजिए आपने सिलेक्शन ले लिया, अब आपके मम्मी-पापा बहुत खुश हैं और हर जगह जा जा कर के प्रशंसा कर रहे हैं, तो बताइए उससे आपको क्या मिलेगा? अपने ऊपर उसको यूज़ कीजिए। विकास के लिए आवश्यक है, प्रेरणा के लिए आवश्यक है, भाग लेना या फिर सहयोग? आइए आंसर देखें, फिर उसके बाद में बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर आपने कोई काम किया, मान लीजिए आपने एमपीपीएससी का प्री एग्ज़ाम निकाल दिया, ठीक है? उसके बाद में आपको बहुत सारी यहाँ पर लोग प्रशंसा करने लगा, अरे वाह! उनका बच्चा कितना टैलेंटेड है, उसने एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम निकाल दिया है। अब आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि अगर मैंने प्री निकालने पर मेरी इतनी बड़ाई हो रही है, तो कल को मैं अगर मेंस निकाल दूँगा, इंटरव्यू निकाल दूँगा, सिलेक्शन ले लूँगा, तो मेरी कितनी बड़ाई होगी। तो क्या हुआ, आपको एक प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की, ठीक है? आपने महिला सुपरवाइज़र का रिटन एग्ज़ाम निकाल दिया। अब आपको और ज़्यादा मतलब मेहनत करेंगे आप कि यार जब मैं महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ या फिर निकाल सकता हूँ, तो क्यों ना मैं एमपीएसआई को टारगेट करूँ, एमपीएसआई भी तो निकाल सकता हूँ। क्यों ना मैं आबकारी एग्ज़ाम को टारगेट करूँ, क्यों ना मैं मतलब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। आपकी अगर ज़रा-सी बड़ाई कहीं पर हो जाएगी, तो वो आपको प्रेरणादायक रहेगी आपके लिए और आप आगे के लिए चीज़ों को और आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है? तो प्रशंसा का रूप क्या है? प्रेरणा ही प्रशंसा का रूप है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 22। नंबर 22 क्या कह रहा है? सहकारी समिति किसका उदाहरण होती है? तुरंत सहकारी समिति के बारे में बात कीजिए। सहकारी समिति क्या होती है? गाँव में सहकारी समिति बना ली जाती है, कुछ समूह बना लिए जाते हैं गाँव की महिलाओं के द्वारा या फिर गाँव के लोगों के द्वारा। तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? आइए देखते हैं। औपचारिक समूह का, अनौपचारिक समूह का, प्राथमिक समूह का या फिर प्रादेशिक समूह का? आंसर देखें, फिर समझाएँ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वह एक औपचारिक समूह का जो है, आपका जो समिति होती है वो औपचारिक समूह होती है। औपचारिक का मतलब है फॉर्मेलिटी। जो भी समिति बनाई है, हमने आपसे कितनी बार कहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो नियम और कानून से बद्ध होती है, तो समझ लेना वो सारी चीज़ें औपचारिकता के अंतर्गत आती हैं, फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता होती है। आप कोई भी समिति बना रहे हैं, तो उसमें आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। उसका एक फॉर्म देना पड़ेगा, वो फॉर्म भर कर के जमा करना पड़ेगा, फिर सरकार आपको पैसा देगी, वो भी एक नियमबद्ध रहेगा कि इतना आपको दिया जाएगा, इतना खर्च आपको करना है। यानी जहाँ पर भी आपको नियमों का सेट देखने को मिले, समझ लीजिए वो औपचारिक समूह का उदाहरण है। तो सहकारी समिति किसका उदाहरण है? औपचारिक समूह का उदाहरण हो जाएगा सहकारी समिति, ठीक है? आपका स्कूल हो गया, आपका ऑफिस हो गया, ये सारे जो चीज़ें हैं वो नियमबद्ध होती हैं, औपचारिक समूह के अंतर्गत आएँगी। आपकी फैमिली हो गई, आपका परिवार हो गया, यहाँ पर कोई खास नियम नहीं है, लोग आपस में अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, हँसी मज़ाक कर सकते हैं, तो ये आपका अनौपचारिक समूह के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मित्र से आप बात कर रहे हैं, वो भी आपका अनौपचारिक समूह के अंतर्गत आएगा। मित्र से कैसे भी बात कर सकते हो, ओए क्या कर रहा है, ओए किधर जा रहा है, ऐसे आप बात कर सकते हैं, तो वो आपका जो है इनफॉर्मल आ जाएगा, जो है अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखिए, 1881 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड डफरिन थे, जॉन स्ट्रेचिंग थे या फिर डब्ल्यू सी प्लोडेन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 1881 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सी प्लोडेन थे। ये आपको याद रखना है, फैक्ट वाला प्रश्न है। 14 नंबर देखिए, संपूर्ण उपक्रम की समस्या के निवारण हेतु
कौन सा नियोजन बनाया गया है, यानी कि सारी चीज़ों को आपको निवारण करना है। कोई ऐसी योजना बनानी है कि एक साथ में कई सारी चीज़ों का, कई सारी समस्याओं का निवारण हो जाए। तो इस तरह के नियोजन को हम क्या कहेंगे? कार्यात्मक नियोजन, विस्तृत नियोजन, प्रशासनिक नियोजन, विशिष्ट नियोजन। अब विस्तृत नियो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत नियोजन। क्यों? क्योंकि बहुत सारी समस्याओं को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको वो योजना, वो नियोजन भी बहुत सारी के हिसाब से, यानी कि बड़ा नियोजन बनाना पड़ेगा, बड़ी समस्या, बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी योजना को हम क्या कहते हैं? विस्तृत योजना, विस्तृत नियोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नंबर देखिए 15 नंबर क्या है? देखिए, प्रबंधकीय क्रियाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? जो प्रबंधकीय क्रियाएं होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? संगठन बिल्कुल होगा, बिना संगठन के किसका प्रबंधन करोगे? अकेले का थोड़ी प्रबंधन करोगे, ठीक है ना। किसी संगठन का ही तो प्रबंधक आप बनोगे। मान लीजिए आप प्रबंधक हो किसी स्कूल की, तो वो स्कूल एक संगठन है, यानी संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में नियोजन, बिना प्लानिंग के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक योजना आपको बनानी पड़ेगी, हमको इस स्कूल को चलाना है तो सबसे पहले ये इतना हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना बस पे खर्च करना पड़ेगा, इतनी फीस बनानी पड़ेगी, इतना डायरी रखनी पड़ेगी, बच्चों को टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप एक जो है पर्टिकुलरली आप जो है कह सकते हैं नियोजन करेंगे। बिना योजना के आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होने वाला है। तो संगठन और नियोजन, इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रबंध की क्रियाओं को करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक सुधार और किसकी मदद से किया जाता है? समाज में कोई भी समस्या आ गई है, आप उसका समाधान करना चाहते हैं, तो पहले तो सामाजिक सुधार की आवश्यकता होगी। बिना सामाजिक सुधार के समाज की समस्याओं का सॉल्यूशन होगा ही नहीं। आप सब लोगों को पता है सती प्रथा को अंत किया गया था। कैसे अंत किया गया था? पहले सामाजिक सुधार किए गए ना। समाज में बहुत सारे लोग थे जिन लोगों की मदद से ये सामाजिक सुधार किए गए और सती प्रथा को अंत कर दिया गया। ठीक है, तो सामाजिक सुधार तो होना ही चाहिए। इसके अलावा और क्या चीज़ चाहिए, यह आपसे पूछ रहा है। चलिए, सामाजिक कार्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विधान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक रूल्स और नियम बनाने पड़ेंगे, सामाजिक विधान बनाना पड़ेगा। सती प्रथा को अंत किया गया तो उसको अंत करने के पीछे कुछ नियम बनाए गए कि ये नियम रहेंगे, अगर कोई महिला की जो है शादी हुई, उसका पति अगर मतलब कह सकते हैं या फिर मर गया, दिवंगत हो गया, तो उसकी दोबारा शादी की जा सकती है। उसको विधवा रह करके मतलब रहना चाहे तो रह सकती है, लेकिन उसको सती नहीं किया जाएगा, यानी कि अपने पति के साथ जलने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये एक नियम बनाया गया, ये एक एक्ट बनाया गया। तो सामाजिक सुधार तो आवश्यक है, लेकिन सामाजिक सुधार के साथ साथ में सामाजिक विधान भी बनाना पड़ेगा। विधान सुने हैं ना, विधि का विधान है भैया, विधि का विधान है। विधि का विधान मतलब विधि का ये नियम है, ये समाज का नियम है, तो वही आपका है। सामाजिक विधान की भी आवश्यकता पड़ती है, बिना नियम बनाए कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। चलिए अब चलते हैं। अब ये मत सोचना सर तो कथा की तरह सुना रहे, नहीं हो सकता है। हाँ भैया, सर पंडित जी हैं, ठीक है ना, तो यही मान लीजिए। अब पंडित जी को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी चाहिए, तो दक्षिणा के रूप में आप केवल लाइक और शेयर कर दीजिए, यही हमारी दक्षिणा है, ठीक है ना। हाँ, तो लाइक शेयर कर देना। चलिए, 1975 में शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य था? 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किए गए थे। तो इन 20 सूत्री कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या था? क्यों ये चालू किए गए थे? यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन के लिए, भारत में बढ़ता पर्यटन के लिए, आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किए गए थे। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये कार्यक्रम चालू किए गए थे और भारत में आर्थिक सुधार चाह रहे थे, यानी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको अप किया जाए, उसको ऊपर किया जाए। इसको लागू करवाने के लिए जो है 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। इसका बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर जो है हर किसी को पता होगा। भारत की पहली ऐसी महिला कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अभी आपको हमने आंसर भी बता दिया थोड़ी देर पहले। अगर दिमाग लगा के पढ़ रहे होंगे ना तो अभी तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, गूगल पर सर्च कीजिए, उसके बाद में टाइप कीजिए, ठीक है। क्यों? एक बार आप अगर गूगल पर सर्च करके टाइप करेंगे तो ये चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो बताइएगा कौन ऐसी भारत की पहली महिला है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, या फिर भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ये पूछा भी जा सकता है ना, जनरल नॉलेज का प्रश्न है। देखिए, योजना आयोग को किस वर्ष भंग कर दिया गया था? 2014, 17, 20, 2000 में। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग चालू किया गया था, ठीक है, आप सबको पता है। आखिरी पंचवर्षीय योजना वही 12 से 17 तक चली थी, जबकि 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। स्थापना कब की गई थी? 1950 में, सबको पता है, ठीक है। 1950 में स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19।
बार्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं? सबने अपने अलग-अलग घटक बताए हैं, लेकिन बार्लो महोदय के जो घटक हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बार्लो महोदय के अनुसार संचार प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं? 4, 6, 7, 2 बार 6 लिख गया भैया, ये लो। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब चाहे आप ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए या ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, दोनों एक ही बात है। यानी कि बार्लो महोदय ने कुल 6 प्रकार बताए हैं संचार प्रक्रिया के, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फैक्ट वाला प्रश्न, टाइम नहीं वो करेंगे, सीधे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का रूप नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है संवाद का रूप? संवाद हमने आपको बताया, दो लोगों के मध्य में जब बातचीत हो, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो या फिर आमने-सामने हो, उसको हम संवाद कहते हैं। यानी कि आप किसी को अपनी बात कह रहे हैं, साथ-साथ में आपको जवाब भी मिल रहा है, इस प्रक्रिया को हम संवाद कहते हैं। अब तुरंत इन 4 ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बातचीत नहीं हो रही है, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि पूछा कौन सा संवाद का रूप नहीं है। साक्षात्कार इंटरव्यू जब होता है तो आप जवाब देते हैं, सामने वाला प्रश्न पूछता है, यानी ये तो सही है। उसके बाद में सी बी देखते हैं, 2 बार बी लग गया, इसको सी कर लेना, ठीक है। विचार विमर्श भी करते हैं भैया, तो आमने-सामने की बात होती है, ये भी सही है। उसके बाद सामाजिक संपर्क अगर आप करेंगे तो वहाँ पर भी आमने-सामने बातचीत होगी। तो दिलचस्प उपन्यास अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये संवाद का रूप नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा कि आप अगर कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं तो वो आप ही पढ़ रहे हैं, सामने वाला आपको जवाब थोड़ी दे रहा है, उपन्यास थोड़ी बता रहा भैया इसमें ऐसा हुआ था, आप कुछ पूछ रहे हो वो जवाब दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो संवाद का अर्थ है 2 लोगों का आपस में बातचीत करना, लेकिन अगर आप कोई दिलचस्प उपन्यास पढ़ रहे हैं तो ये जो है आपका पढ़ने वाला हो जाएगा। ये पढ़ना कभी भी संवाद के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए 21 नंबर, जागरूकता पैदा करने के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को संगठित करने की निम्नलिखित में से कौन सी पहचान का प्रभावी तरीका है? कुल मिलाकर के आपसे ये पूछ रहे हैं, अगर आप अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप लोगों को अपनी चीज़ें बता सकते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं? पेड़ों को मत काटो भाई, इसके बारे में आप जागरूक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पोस्टरों का प्रदर्शन करेंगे, श्रव्यदर्शी सामग्री यूज करेंगे, सामूहिक बैठक करेंगे, सभी। तो ये सब आप कर सकते हैं। मान लीजिए अभी जो बड़वाहा जंगल थे ना, बड़वाहा जंगलों को साफ करके वहाँ पर हीरे वगैरह निकाले जा रहे थे, ठीक है ना? बहुत बड़ा जंगल है मध्य प्रदेश का। तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन लोगों ने क्या-क्या किया? उन लोगों ने पोस्टरों का प्रदर्शन किया, पोस्टर लेकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको लोगों को दिखाया, तो पोस्टर भी यूज़ किए गए। श्रव्य दृश्य सामग्री मोबाइल यूज़ किया, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर फैलाया गया कि बड़वाहा के जंगलों को साफ नहीं होने देना है, ठीक है? सामूहिक बैठकें भी की गई। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर लोगों में जागरूकता किसी भी चीज़ के प्रति पैदा करना चाहते हैं। जल बचाओ, पानी बचाओ के लिए अगर आप पानी को बचाने के लिए जागरूकता पैदा करना चाहते हैं तो आप देखते हैं हर जगह जो है नल जल है तो कल है, ऐसा करके जो डायलॉग वगैरह लिखा रहता है, ठीक है? तो पोस्टरों का प्रदर्शन भी करते हैं, श्रव्यदर्शी सामग्री व्हाट्सएप पर भी आप शेयर करते हैं, मोबाइल पर भी बताते हैं, और सामूहिक बैठकें भी स्कूलों में आयोजित की जाती हैं जल को बचाने के लिए। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। चलिए 22 नंबर, पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की थी? जो नई आर्थिक नीति अपनी शुरू की गई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? जो एलपीजी आपने सुना होगा ना, एलपीजी जो शुरू की गई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 9वीं, 5वीं, 6वीं या फिर 8वीं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1992-93 में भारत सरकार के द्वारा नई आर्थिक नीति चालू की गई थी, और इसी में जो है एलपीजी की जो है अवधारणा को अपनाया गया था। यानी बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आकर के अपना व्यापार कर सकते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, कौन सा अधिगम टीम वर्क के माध्यम पर जोर देता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टीम वर्क समझ रहे हैं, सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो उसको हम टीम वर्क कहते हैं। तो टीम वर्क के माध्यम पर कौन जोर देता है? निरंतर अधिगम, सहयोगी अधिगम, शैक्षणिक सफलता या फिर कक्षा व्याख्यान? आइए आंसर देखें फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। टीम वर्क का अर्थ ही है सहयोग करना। दो लोग आपस में अगर मिलकर के कोई काम कर रहे हैं तो इसको भी हम टीम वर्क कहते हैं, क्योंकि वो आपस में सहयोग के आधार पर काम कर रहे हैं। तो जो सहयोगी अधिगम होता है वो टीम वर्क पर जोर देता है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न 24 नंबर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी, थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं अपन। और कल आपका जो है कंप्यूटर आएगा, सबसे पहले कंप्यूटर की टॉप 100 की सेकंड आएगी। टॉप 300 प्रश्न हमको कंप्यूटर के कराने हैं, एक हम करा चुके हैं, कल सेकंड वीडियो आएगी, ठीक है? उसके बाद जो रिमेनिंग आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा वो कराएंगे। उसके बाद में आपका परसों से जो है मिनी मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे। एक मिनी मॉक टेस्ट हुआ करेगा और एक आपकी मैराथन क्लास हुआ करेगी। चलिए, लेकिन इनमें सब में मज़ा तभी आने वाला है जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के पहले से प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए रहेंगे, या फिर थ्योरी लेकर के पहले से थ्योरी कंप्लीट किए रहेंगे, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो फिर वही जैसे अभी पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ करके निकल जाना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना? तो चाहे तो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे 199 वाला ले लीजिए, चाहे 128 वाला या फिर 129 वाला, कोई भी एक लेकर के अपनी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद ही मिनी मॉक टेस्ट देना, और वही मिनी मॉक टेस्ट के प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे। देखिए,
कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूले को अपने आधार के रूप में उपयोग करती है, यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर कार्य किया गया था। आइए देखते हैं, दूसरी, पहली, चौथी या फिर 10वीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। सबको पता है, आगे बढ़ते हैं, समय नहीं निकालेंगे। 25, मौखिक संचार और लिखित संचार या दोनों के बारे में तनाव और चिंता किसकी वजह से होती है। चाहे आप बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, ठीक है ना, आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, तो इन दोनों में तनाव और चिंता किस वजह से आती है। अवरोध की वजह से, विभाजन की वजह से, आशंका से या फिर रोग से। आइए आंसर देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आशंका आ गई, अगर किसी भी रिश्ते में शक आ गया, अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, अगर किसी भी रिश्ते में शक आ गया तो वो रिश्ता बहुत जल्द ही टूट जाएगा या बहुत जल्द ही उसमें तनाव वाली और चिंता की चीज़ें आ जाएंगी। तो चाहे वो आपका मौखिक रिश्ता हो, चाहे वो आपका लिखित रिश्ता हो, ठीक है ना, दोनों, चाहे वो आपका मौखिक संचार हो रहा हो, अभी अभी भी देखते हैं लोग मोबाइल पे बात करते हैं और किसी ने अगर डाउट कर लिया तो फिर वो फिर लड़ाई हो जाती है, फिर पता चला कि बात हो ही नहीं रही, कई कई दिनों तक बात नहीं हो रही, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं जिन लोगों के साथ में ऐसा होता है, ठीक है। हम कह नहीं रहे हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, नहीं, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन एक रीज़न होता है जिसकी वजह से, चाहे वो मौखिक संचार हो चाहे लिखित संचार हो, हमेशा तनाव और चिंता की वजह एक ही रीजन होता है और वो है आशंका, यानी कि डाउट होना, शक होना ही सबसे मुख्य रीजन होता है मौखिक संचार और लिखित संचार दोनों में तनाव और चिंता का। तो कभी भी किसी पर डाउट मत कीजिए, जो आपका है वो आपका ही रहेगा ना, कहीं और थोड़ी जाएगा। आपके ऊपर अगर उसको विश्वास है, उसके ऊपर आपको विश्वास है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अगर किसी एक को भी डाउट आ गया तो वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। अब ये मत कहने लगा सर आप तो डायलॉग देने लगे, नहीं भैया, जो सही चीज़ है वो बता रहे हैं आपको। चलिए, सामुदायिक सहभागिता क्या होती है। जहाँ पर भी सामुदायिक शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए 4 लोग 5 लोग मिलकर के एक समुदाय का निर्माण करते हैं। तो सामुदायिक सहभागिता क्या होगी। दूसरों की मदद करना, लोगों से मिलना, समुदाय के रचनात्मक संबंधों को बढ़ावा देना या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुदाय के रचनात्मक संबंधों को बढ़ावा देना ही सामुदायिक सहभागिता होगी। इसका अर्थ है, मान लीजिए समुदाय में कोई काम हो रहा है, ठीक है, आप उसमें कोई सहभागिता करना चाह रहे हैं, उसकी मदद करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, समुदाय में जो भी वो काम हो रहा है उस काम में आप अपना भी चीज़ देंगे या फिर कोई अपना आइडिया दे देंगे जिससे कि उस चीज़ को बढ़ावा मिल सके। जैसे कि वृद्ध महिलाओं को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई भी समुदाय में काम चल रहा है, ठीक है, आप वहाँ जा करके अगर पढ़ावा मतलब कि पढ़ा देंगे उन लोगों को या फिर कोई चीज़ उपलब्ध करा देंगे, कॉपी किताब दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो आपने क्या किया, सामुदायिक सहभागिता में सहयोग किया, ठीक है। तो समुदाय के रचनात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ही हम सामुदायिक सहभागिता का यूज करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मज़ा आ रहा है ना, डाउ मतलब ऐसा बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, प्रबंधन की क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है, ठीक है। चलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, अभी आपको ऊपर बताया है, टाइम खराब नहीं करेंगे। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए 28 नंबर देखिए, पंचवर्षीय योजना पर भी हम एक PDF लेकर के आने वाले हैं, टॉप 100 की, परेशान नहीं होना। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि NHM चालू किया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में NHM को चालू किया गया था, 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चालू किया गया था। आगे बढ़िए, 29 नंबर देखिए, किसने नेतृत्व को एक प्रबंधन की अधीनताओं को उत्साह और आत्मविश्वास के साथ काम करने के प्रेरित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि 4 लोगों का ऑप्शन दिया गया है, 4 वैज्ञानिक है, इनमें से किसने नेतृत्व को एक प्रबंधन की अधीनताओं का उत्साह बताया है। कुर्ज और डोनेल ने, चेट्स बर्नार्ड ने, AP फोलेट ने या फिर पीटर ड्रॉकर ने। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कुर्ज और ओडोनेल महोदय ने नेतृत्व को प्रबंधन की अधीनताओं का उत्साह और आत्मविश्वास बताया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि आपका आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और अपने नोट्स मंगा लेने हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार करने का काम हेराल्ड डोमर महोदय को दिया था। घुमा करके प्रश्न आपसे पूछा, ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जबकि सीधे सीधे पूछ लेते कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है। इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने किससे कहा था कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा था कि हेराल्ड डोमर महोदय से कि तुम इसको बनाओ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, अभी आप बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यही आपका आंसर जो है हो जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है भाई, इस पर आप लोग मैसेज करके अपने अपने नोट्स मंगा लीजिए। देखिए नोट्स मंगा लीजिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं लिए रहेंगे, थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे, तो फिर मिनी मॉक टेस्ट में मज़ा आने वाला है नहीं, ठीक है। फिर वही हमेशा की तरह वीडियो देखेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। मिनी मॉक टेस्ट देना है अच्छे से, 660 सीटों में से एक सिलेक्शन अभी भी आपको लेना है, भले ही आपने तैयारी नहीं की है,
तो जो भी नोट्स आपको हमने बताए हैं वो 199 वाले नोट्स आपके लिए सबसे बढ़िया रहेंगे, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन अभी भी उनके मन में एक उम्मीद है कि हाँ, हम अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो भाई 7 से 8 घंटा आप पढ़िए, केवल यही 199 वाली पीडीएफ कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट की और थ्योरी की, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भाग्य का भी साथ मिलेगा और थोड़ा सी आपकी मेहनत रहेगी तो काम आपका हो जाएगा। 199 रुपये में कुछ जा नहीं रहा है, 199 रुपये का आप रिचार्ज करवा लेते हैं, ठीक है ना, और केवल बातें ही करते रहते हैं, कुछ होने जाने को होता नहीं है। ठीक है, तो 199 रुपये आप जो है पे करके अपना मंगवा लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए और सब लोगों को बता देना भाई, जो भी नोट्स आपको चाहिए एमपी ईएसबी एग्जाम के वो सारे नोट्स उपलब्ध हैं, ग्रुप डी के नोट्स उपलब्ध हैं, ये सारे नोट्स आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर उपलब्ध हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपकी 2 वीडियो आएगी, कोशिश करेंगे 3 वीडियो लाने की, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास में कम है। 2 वीडियो तो हम लेकर के आएंगे, एक आपकी कंप्यूटर वाली वीडियो होगी और एक आपका अगला प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट समाप्त होते ही कल ही हम सोचेंगे प्रैक्टिस सेट समाप्त कर दें, परसों से आपकी मिनी मॉक टेस्ट चालू हो जाएगी। एक ही वीडियो में चारों सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी कुछ अपडेट हम जो है देते रहते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, एग्जाम डेट वगैरह वहाँ पर बताते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, नहीं तो सर्च कर लेना, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।